बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। जो कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने के बाद जो कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शन अक्कर होती हैं, उनको हम कैसे एडजस्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, मिस्टर चाय हैज़ been trading for some years as a wine merchant. The following list of balances has been extracted from his ledger as at 30th April 2010, the end of his most recent financial year. ये उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 30 अप्रैल 2010। इसमें उसने जो सारी अमाउंट्स हमें दी गई हैं, कैपिटल की, सेल्स की, अकाउंट्स पेएबल की, रिटर्न आउटवर्ड्स, ये सारी अमाउंट्स दी गई हैं। और उसके बाद ये भी हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है, ये सारी चीज़ें हमें इनकम दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हमें दी गई हैं और उसने रिक्वायर्ड क्या किया है उसके बाद, और ये इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, मीन्स एडजस्टमेंट है जो इसमें हम करेंगे। जो कि मेरे पास अगर हम इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो कि ट्रायल बैलेंस उसने बना लिया हुआ है, हम इसमें कैसे एडजस्ट करेंगे, ये बाद में ट्रांजैक्शन अक्कर होने वाली है। अब इसमें फ़र्स्ट है जी इन्वेंट्री एट द क्लोज ऑफ बिजनेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री है जी। और इंश्योरेंस हैज़ बिन प्रीपेड बाय 1120। अब इंश्योरेंस और इंश्योरेंस एक्सपेंस है उसमें, लेकिन उसने जो 1120 है वो उसने कुछ पहले से पे किया है नेक्स्ट पीरियड के लिए, मीन प्रीपेड है ये, जो कि इस ईयर का एक्सपेंस नहीं है, ये नेक्स्ट में इंक्लूड करेंगे। प्रीपेड है ये, पहले से नेक्स्ट ईयर के लिए उसने इतनी अमाउंट पे कर दी हुई है। हीटिंग एंड लाइटिंग इज़ अक्रूड बाय 1360। अक्रूड का मतलब क्या है कि एक्सपेंस अक्कर हो गए हैं लेकिन अभी पे नहीं किए, अनपेड है, येट नॉट पेड। अब इनको जो अक्रूड होते हैं इनको हम प्लस कर देते हैं, क्योंकि एक्सपेंस अक्कर हो गए हैं, हम इनको प्लस करेंगे, बेशक हमने इनको पे नहीं किया, अभी अनपेड है। रेट्स हैज़ बिन प्रीपेड बाय 5435। अभी जैसे ये प्रीपेड है तो रेट्स है ना, जैसे इंश्योरेंस था ऊपर प्रीपेड है, और इसी तरह ही रेट्स भी प्रीपेड है। प्रीपेड को हम लेस करते हैं, ओरिजिनल जो इसके एक्सपेंसेस हैं, ट्रायल बैलेंस भी दिए गए होते हैं, उनमें से हम इसको लेस कर देते हैं। क्यों लेस करते हैं? क्योंकि हम करंट ईयर के एक्सपेंसेस लेना चाह रहे होते हैं, जो कि इसमें जो है ये प्रीपेड है। अब प्रीपेड जो नेक्स्ट पीरियड के लिए होता है, हम एक्सपेंसेस ले रहे होते हैं करंट ईयर के, अब प्रीपेड उसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास नॉर्मल जो है करंट ईयर के एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं। द अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी एडजस्टेड सो दैट इट इज़ 3% ऑफ ट्रेड अकाउंट्स रिसीवेबल। जो करंट ईयर के लिए लेंगे हम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, तो 3% होंगे ट्रेड अकाउंट्स रिसीवेबल के, मीन अकाउंट्स रिसीवेबल के। तो रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड प्रिपेयर मिस्टर चाइस इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 30th अप्रैल 2010 एंड आ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज दैट डेट। अभी हम देखेंगे वन बाय वन, पहले हम इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे, देन हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे 30th अप्रैल 2010 की। इसमें सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे, जिसका फॉर्मेट होता है, हम ऊपर उस ट्रेडर का नाम लिखते हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट, फिर फॉर द ईयर एंडिंग 30th अप्रैल 2010, फिर उसकी डेट लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वन बाय वन इनको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सेल्स लेते हैं। सेल्स हमारे पास है 259,870, ये हमारे पास सेल्स है, इसको हम इनर कॉलम में लिख लिया। देन हमारे पास स्टेज टर्न है, जिसको रिटर्न इनवर्ड्स कहते हैं, 5624। अब इसको हम लेस करेंगे रिटर्न्स को सेल्स में से, हमारे पास नेट सेल्स आ जाएगी। जब हम इस सेल्स में से रिटर्न्स लेस करेंगे, सेल्स टर्न लेस करेंगे, हमारे पास आ जाएगी नेट सेल्स, जो कि है 254,246। इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी जिसको कहते हैं,
कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स की, इसमें सबसे पहले आती है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कौन सी है? ओपनिंग इन्वेंट्री है 15,654। यहाँ पे हमने ओपनिंग इन्वेंट्री ले ली जो कि ट्रायल बैलेंस में दी गई होती है। स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखना है कि जो ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री दी गई होती है वो होती है ओपनिंग इन्वेंट्री, और जो कि ट्रायल बैलेंस के बाद दी गई होती है, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करने के बाद नीचे इन्वेंट्री दी गई होती है, दैट इज़ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हम ट्रायल बैलेंस वाली इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे जो कि 15,654 है। उसके बाद इसमें परचेजेस ऐड करेंगे जो कि 135,680 पाउंड्स। अब इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड कर लेंगे। अब हम पहले इनर कॉलम में परचेजेस को लिख लिया है क्योंकि परचेजेस के लिए इसकी रिटर्न्स भी हैं जो कि रिटर्न्स आउटवर्ड्स हैं, हमारे पास हैं 13,407। इनको हम लेस करेंगे जब परचेजेस में से परचेजेस टर्न को, हमारे पास आ जाएगा 1,222,703। ये हैं नेट परचेजेस। अब इनको हम प्लस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री में। इसमें हम प्लस करेंगे कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड की अमाउंट हमारे पास है 11,830। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड होता है हमारे पास जो कि हम परचेजेस पे फेयर पे करते हैं। हम लाइक हम अगर परचेज़ कर रहे हैं, कोई हमारी इन्वेंट्री है तो हम उसको आउट ऑफ सिटी से परचेज़ करते हैं और उस पर हम कोई फेयर पे करते हैं। कोई गाड़ी के लिए किसी गाड़ी पे हम लोड करवा के लेके आते हैं अपने शहर में, उसके लिए जो हम फेयर पे करेंगे, कैरेज पे करेंगे, उसको कैरेज इनवर्ड्स बोलते हैं और वो परचेजेस में प्लस किया जाता है। लाइक अगर हमने 100,000 की परचेजेस की है तो 10,000 अगर हमने उसके लिए फेयर पे किया है तो हमारे पास जो परचेजेस होंगी वो 100,000 की नहीं होंगी बल्कि 110,000 की होंगी, क्योंकि ये इसमें प्लस किया जाता है। अब ये हमारे पास कैरेज इनवर्ड की अमाउंट है, इसको हम प्लस करेंगे अमाउंट उसमें परचेजेस में और ओपनिंग इन्वेंट्री में। यहाँ पे हमारे पास है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस और उसके बाद हम इसमें करेंगे परचेजेस में ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड हमारे पास 11,830 है। इन सब को हमने प्लस किया, ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस और कैरेज इनवर्ड्स को। परचेजेस जो कि नेट परचेजेस थी हमारे पास, रिटर्न आउटवर्ड्स लेस करके परचेजेस लेस परचेजेस टर्न, तो इसमें और हमने कैरेज इनवर्ड्स प्लस किया तो 149,757 हमारे पास आ गया इन तीनों फिगर्स का टोटल। देन हम इसमें देखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 17,750 जो कि ट्रायल बैलेंस के बाद दी गई है। जब हम इसमें से लेस करेंगे हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं। इसको हम लेस करेंगे सेल्स में से। सेल्स है 254,246 और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास आ गई 132,007। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया 122,239। इसमें हम प्लस करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी अदर इनकम होती है। इसको हम प्लस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारे पास आ जाएगा, इनकम आ जाएगी हमारे पास। ग्रॉस प्रॉफिट की नई फिगर आ जाएगी जो कि है वो ग्रॉस प्रॉफिट की नई फिगर है 123,989। इसको हम इसलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लेके आए क्योंकि हमारे पास स्लाइड में नीचे स्पेस नहीं थी।
इसमें से हम लेस एक्सपेंसेस करेंगे। एक्सपेंसेस में सबसे पहला एक्सपेंस है हमारे पास कैरेज आउटवर्ड्स 4562 4562। उसके बाद है सेकंड एक्सपेंस हमारे पास रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 25,973। इसको हम इनर कॉलम में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट थी दो, जो कि रेंट और रेट्स की, इंश्योरेंस और रेट्स की। अब हम देख रहे हैं इंश्योरेंस हैज़ बीन प्रीपेड बाय 1120 पाउंड्स की इंश्योरेंस है जो कि प्रीपेड है, जो कि नेक्स्ट पीरियड के लिए, प्रीपेड को बोलते हैं कि नेक्स्ट पीरियड के लिए हमने कुछ पे कर दिया हो। इसको हम ओरिजिनल एक्सपेंसेस में से लेस करेंगे क्योंकि ये करंट ईयर के एक्सपेंस नहीं है, हम करंट ईयर के एक्सपेंसेस लेना चाह रहे होते हैं, जो कि फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं। अब हम इसके टोटल अमाउंट में से प्रीपेड को लेस कर देंगे जो कि है 1120 और नेक्स्ट। और इसमें चूँकि रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस है और रेट्स के भी हमारे पास एडजस्टमेंट है, जो कि है प्रीपेड रेट्स हैं 5435। इनको भी हम लेस कर देंगे, जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दी गई है, इनकी एक्सपेंस दिए गए हैं। अब दोनों को हम लेस कर देंगे क्योंकि इंश्योरेंस और रेट्स के लिए प्रीपेड हैं दोनों। जब इनको दोनों अमाउंट्स को हमने लेस किया तो हमारे पास जो करंट ईयर की जो एक्सपेंसेस होंगे इनके रेंट रेट्स और इंश्योरेंस के 19,418 आएंगे, और ये नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाएंगे दोनों एक्सपेंसेस जो कि प्री पे किए थे, जो कि पहले से पे किए थे, वो नेक्स्ट पीरियड में शिफ्ट हो जाएंगे एज एन एसेट। उसके बाद एक्सपेंस है पोस्टेज एंड स्टेशनरी एंड टेलीफोन, जो कि 2410 है। 2410 पोस्टेज स्टेशनरी एंड टेलीफोन एक्सपेंस। उसके बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 5980 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद है बैड डेट्स। बैड डेट्स हैं हमारे पास 2008। उसके बाद है अलाउंसेज हैं फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी एडजस्टेड सो दैट इट इज़ 3% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स। हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल जिनको बोलते हैं 24,500, और 24,500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3% से, जो कि 737 बनता है। 24,500 का अगर 3% लें तो 735 बनता है। और जो कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स दिए गए हैं ट्रायल बैलेंस में हमारे पास प्रीवियस ईयर से, अब हम यहाँ पे लेके आएंगे करंट ईयर में, वो गए हैं 512, जो कि प्रोविज़न ली गई थी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट की, वो 512 थे प्रीवियस ईयर में। तो हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3% आया 735, तो इसमें से हम ओल्ड प्रोविज़न को लेस करेंगे जो कि कम है, इससे करंट से कम है ओल्ड प्रोविज़न। तो जितना इसमें डिफरेंस हुआ, मीन जितना इंक्रीज़ हुआ, वो एक्सपेंस के तौर पर वो लेंगे, ना कि 735 या 512। जितना इंक्रीज़ होगा उतना एक्सपेंस लेंगे। अगर ये डिक्रीज़ होता तो फिर एक्सपेंस नहीं बल्कि इनकम के तौर पर हम ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करते, जैसे हमने डिस्काउंट रिसीव्ड प्लस किया था। अब नेक्स्ट है सैलरीज एंड वेजेस। इनकी अमाउंट है 38,521। उसके बाद है डेप्रिसिएशन 12,074, जो कि फिक्सचर एंड फिटिंग की डेप्रिसिएशन है करंट ईयर की। इसको एक्सपेंस के तौर पर लेते हैं, ना कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन लेते हैं। डेप्रिसिएशन करंट ईयर की वो सिंपल डेप्रिसिएशन होती है, ना कि प्रोविज़न डेप्रिसिएशन की लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। एक्सपेंस में करंट ईयर की सिर्फ डेप्रिसिएशन लेते हैं। ऊपर जो 63,020 दिया गया है वो प्रोविज़न है प्रीवियस सारे ईयर्स की, जब से हमने इसको परचेज़ किया है फिक्सचर एंड फिटिंग को, इस एसेट को,
तब से लेकर जो अब तक है वो 63,020 है, सारे ईयर्स की डेप्रिसिएशन है। अब ये करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है वो 12,074 है। इसको हम एक्सपेंस के तौर पे लेंगे क्योंकि हम इसमें जितने भी एक्सपेंस ले रहे हैं इनकम स्टेटमेंट में करंट ईयर के हैं। तो ये हमारे पास 12,074 आ गया। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है, जो ये भी हमारा एक्सपेंस होता है क्योंकि हम डिस्काउंट जो अलाउ करते हैं कस्टमर्स को वो हमारा एक्सपेंस के तौर पर उसको चार्ज करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। इसकी अमाउंट है 2,306। उसके बाद है हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस 11,010 है। इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है हमारे पास। हीटिंग एंड लाइटिंग इज़ अक्रूड बाय 1,360। तो ये अक्रूड है जो कि हमारे एक्सपेंस हो चुके हैं लेकिन अनपेड हैं, अभी हमने पे नहीं किए, येट नॉट पेड। तो इसको जब हमने पे नहीं किया लेकिन एक्सपेंस अक्कर हो चुके हैं इसलिए हम एक्सपेंस इसमें ऐड करेंगे कि चूँकि एक्सपेंस तो हो चुके हैं, बेशक अभी अनपेड हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है, अभी हमने पे नहीं की, लेकिन एक्सपेंस के तौर पर इसको चार्ज करेंगे क्योंकि करंट ईयर का एक्सपेंस है। इसलिए हम 11,010 प्लस 1,360 ये हमारे पास टोटल है। इसके एक्सपेंस करंट ईयर के बन जाएंगे हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस जो कि 12,370। इन सारे एक्सपेंसेस को हम प्लस करेंगे जब, तो हमारे पास आ जाएगा 99,872। इसको हम जब लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को, टोटल एक्सपेंसेस को, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 24,117। इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30th अप्रैल 2010। ये है इसकी जी फॉर्मेट। सबसे पहले ट्रेडर का नेम लिखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट का नेम लिखेंगे, उसके बाद उसकी डेट लिखेंगे एज एट 30th अप्रैल 2010। इसमें सबसे पहले हम ले रहे होते हैं करंट एसेट्स। हम नॉन करंट एसेट्स भी पहले ले सकते हैं, करंट या नॉन करंट में से कोई भी ले सकते हैं। हम इसमें ले रहे हैं सबसे पहले करंट एसेट्स। इसमें करंट एसेट्स में कैश इन हैंड है 534, कैश इन हैंड है जी 534। और उसके बाद है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक है हमारे पास 4,440। उसके बाद है क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास, जो कि ट्रायल बैलेंस के बाद दी गई होती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो ओपनिंग होती है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है, तो इसलिए जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ट्रायल बैलेंस के बाद दी गई है वो यहाँ पे है। इन्वेंट्री एट द क्लोज ऑफ बिजनेस वाज वैल्यूड एट 17,750। तो ये हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू है जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है। उसके बाद है हम प्री पेमेंट्स, जो कि प्री पेमेंट्स या प्री पेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो हमारा एसेट होते हैं जो कि हमने पहले पे कर दिए होते हैं। एक्सपेंस अभी हुए नहीं होते, हमने पहले पे कर दिए होते हैं, वो हमारा एसेट होते हैं। इसमें दो प्री पेड एक्सपेंसेस हैं, मीन हम प्री पेमेंट्स हैं, जो कि इंश्योरेंस के लिए पहले से पे किया हुआ है 1,120 और रेट्स के लिए पे किया हुआ है 5,435। अब इन दोनों को प्लस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस 1120 प्लस 5,435, टोटल हमारे पास 6555 बन जाएगा ये। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल लेंगे 24,500। हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल आगे इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें हमने अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, जिसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं, उनको लेस करेंगे, जो कि 3% है ट्रेड रिसीवेबल्स का। जब इसका 3% लेंगे तो वो 735 आएगा, जो कि प्रोविजन दी गई होगी, जितनी परसेंटेज दी गई होगी वो हम अकाउंट रिसीवेबल की लेके इसमें टोटल लेंगे। इनकम स्टेटमेंट में हम डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पे हम टोटल लेते होते हैं। यहाँ पे जितना इसका परसेंटेज बनी, जैसे 24,500 का 3% है 735, तो हम इसको टोटल को ही लेंगे।
और इसको लेस कर देंगे हम, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को लेस कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल में से। हमारे पास नेट अकाउंट रिसीवेबल आ जाएंगे 23,765। उसके बाद हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे टोटल, जब हम इन सारे एसेट्स को प्लस करेंगे 53,044। इसके बाद हम फिक्स एसेट्स लेंगे जिनको नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। इसमें फिक्चर्स एंड फिटिंग है जो जिसकी कॉस्ट है 120,740। इसमें इक्विपमेंट है 120,740। लेस करेंगे हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन इसकी टोटल, जो कि 63,020 बनती है, जो कि 30 अप्रैल 2010 तक है, जो कि हमारा करंट ईयर का एंडिंग है, कि करंट ईयर की भी इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, जो कि नीचे दी गई है डेप्रिसिएशन 12,074 भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि ये डेट जो दी गई है ना, जिस डेट को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस डेट को दी गई है कि ये डेप्रिसिएशन उस वक्त की है, जो मीन्स कि हम जिसमें स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। अगर इसमें होता है कि 30 अप्रैल 2009 तो हमें ये 12,000 उसमें ऐड करना पड़ता। अब हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये 2010, इसमें 2010 की डेट दी गई है 30 अप्रैल की, तो इसमें ऐड किया हुआ है, इट मीन्स। तो ये हम लेंगे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसको बोलते हैं, या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्यूमुलेटेड मीन्स के टोटल डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर्स की सबकी, तो इसको लेस करेंगे जब इस कॉस्ट में से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, तो हमारे पास आएगी, तो जैसे ये देख रहे हैं आप दोनों डेप्रिसिएशन है, इसमें जो हम ले रहे हैं डेप्रिसिएशन 63,020, इसमें 12,000 ऐड है, इसलिए मैंने दोनों को कलर किया है कि ये 63,000 में हम ऐड नहीं करेंगे 12,000 को, क्योंकि इसमें ऐड एज ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अब इसके हमारे पास आ जाएंगे इक्विपमेंट, जो कि नेट बुक वैल्यू इक्विपमेंट की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करके 57,720। उसके बाद हमारे पास ये नॉन करंट एसेट्स जो कि फिक्स एसेट्स हैं, उनमें सिर्फ इक्विपमेंट ही था, तो इसमें हमारे पास वही उसके टोटल होंगे 57,720। अब हम दोनों एसेट्स को प्लस कर लेंगे, करंट और नॉन करंट एसेट्स को, जो कि टोटल एसेट्स आ जाएंगे 110,764। अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में लेके आएंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, नीचे टोटल एसेट्स हैं 110,764। इसमें से हम लेस लाइबिलिटीज़ करेंगे। लाइबिलिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं? अकाउंट्स पेबल है 19,840, 19,840 है हमारे पास अकाउंट्स पेबल, जो कि लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। और हमारे पास अक्रूड एक्सपेंसेस हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो कि एक्सपेंस अक्कर हो जाते हैं, इनकर हो जाते हैं, लेकिन अभी पे नहीं करते, अनपेड होते हैं, अभी हमने पे नहीं किए होते, वो हमारी लाइबिलिटी बन जाते हैं। जब हम उनको पे करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब हम इन अक्रूड एक्सपेंसेस को भी करंट लाइबिलिटीज़ में ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अक्रूड एक्सपेंसेस या एक्सपेंस ओइंग, एक ही बात है ये। 1360 इनको ऐड करेंगे लाइबिलिटीज़ को, तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी 21,200। अब इन लाइबिलिटीज़ को हमने लेस किया टोटल एसेट्स में से। टोटल एसेट्स लेस टोटल लाइबिलिटीज़ इज़ इक्वल टू नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स हमारे पास आ गए 89,564। अब हम कैपिटल पार्ट देखेंगे। कैपिटल में हमारे पास क्या है? इसमें सबसे पहले जो ओपनिंग कैपिटल दिया गया है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल था 83,887, ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है 83,887। और इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर,
नेट प्रॉफिट जो हमने इसमें फाइंड आउट किया था इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट फॉर द ईयर या ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड प्रॉफिट 24,117 हमारे पास आ गया 108,004 और इसमें से हम ड्राइंग्स लेस करेंगे। ड्राइंग्स है 18,440। अब इसमें से हम लेस ड्राइंग्स करेंगे। ड्राइंग्स है 18,440 तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। जब ड्राइंग्स लेस करेंगे इसमें से तो 89,564। अब जो दोनों देख रहे हैं फिगर्स नेट एसेट्स की और क्लोजिंग कैपिटल की, ये दोनों एक जैसी हैं, जो सेम होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये सेम आ जाती हैं तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है ना वो करेक्ट है। दोनों फिगर्स एक जैसी, इसीलिए इसको बैलेंस शीट भी कहते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में ये दोनों अमाउंट्स बैलेंस आती होती है, एग्री कर रही होती है।